हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। कंटिन्यू करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग का पेमेंट मटेरियल वाला टॉपिक आपका बहुत अच्छे से हो गया है, वो जो कि आपके ऐप में अपलोड हो चुका है। अब हम बात करेंगे जो आपका हाईवे मटेरियल है। हाईवे मटेरियल यानी पेमेंट मटेरियल से जितने भी क्वेश्चन आपके एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में आए हुए हैं 2015 से लेकर के 2020 तक के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके बाद आपको खुद को वीडियो को पॉज करके रिस्पॉन्स देना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, फाइंड द हार्डनेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल इफ द लोड अप्लाइड इज 250 एंड एरिया ऑफ इम्प्रेशन इज 25। क्वेश्चन ये दिया है कि आपको हार्डनेस पता करना है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं। यहाँ पर फिर लिखा है किस में कौन से मटेरियल की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात हो रही है, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन में हो चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होते हैं उनको आपको हार्डनेस निकालनी है, तो आप हार्डनेस कैसे निकालेंगे? दो इंपॉर्टेंट वैल्यू दी है, एक तो आपको लोड कितना अप्लाई हो रहा है और एरिया ऑफ इम्प्रेशन आपको दिया हुआ है। तो यदि हम बात करें रोड के रिस्पेक्ट में तो आप क्या यूज करते हैं? एग्रीगेट यूज करते हैं। रोड के रिस्पेक्ट में बात करें तो आप एग्रीगेट यूज करते हैं। और आपका जो हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस टेस्ट किसके लिए करते हैं? हार्डनेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन। क्या होता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन। एब्रेशन के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस है? अब पूछेंगे सर एब्रेशन क्या होता है? जो आपका रोड सरफेस है, ये आपका जो रोड सरफेस है, इस रोड पे जब व्हीकल चलते हैं उनके जो टायर होते हैं, तो टायर और रोड के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन डेवलप होता है और यहाँ पे एब्रेशन होता है। तो ये जो रोड की सरफेस है इसमें तो एग्रीगेट है, इसमें क्या यूज किए गए? एग्रीगेट है। तो यदि एग्रीगेट की हार्डनेस कम होगी तो क्या हो जाएंगे? घिस जाएंगे, डिटेरियोरेट हो जाते हैं। तो टायर और रोड के बीच में क्या होता है? एब्रेशन होता है। तो हमारा जो एग्रीगेट है उसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, एब्रेशन रेजिस्टेंस वैल्यू है, ज़्यादा होना चाहिए। तो वही चीज़ आपको निकालनी है। तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, हार्डनेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है? टायर और रोड के बीच में जो घिसाव होता है उसी को बोलते हैं। इसके लिए 3 टाइप की मशीन यूज की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम केवल टू द पॉइंट नहीं बताएंगे, हम इसे कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे ताकि आप सारे के सारे आने वाले क्वेश्चन को कर पाओ। एब्रेशन टेस्ट के लिए 3 टाइप की मशीन यूज की जाती है। पहला होता है लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका होता है डेविल एब्रेशन टेस्ट। क्या होता है? डेविल एब्रेशन टेस्ट मशीन होता है। तीसरा आपका होता है डोरी टेस्टिंग मशीन। क्या होता है? डोरी टेस्टिंग मशीन। तो ये 3 टाइप की मशीन यूज की जाती है किसके लिए? एग्रीगेट का हार्डनेस पता करने के लिए। अच्छा, एक फार्मूला बहुत आपने सुना होगा, कॉफिशिएंट आपको हार्डनेस निकालना है। बहुत बार एग्जाम में आया है, आपके एग्जाम में भी इनफैक्ट आया हुआ, आपने बीएमपी में पढ़ा होगा। सेकंड वाला चैप्टर जो आपको स्टोन था आपने वहाँ पढ़ा है, कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालना है। कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कैसे निकालते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होता है? 20 माइनस लॉस ऑफ वेट। एग्रीगेट में जो लॉस हुआ उसको ग्राम में ले लो, लॉस ऑफ वेट इन ग्राम अपॉन 3 होता है। 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम अपॉन 3 होता है, ये आपको पता है। अच्छा, एग्रीगेट की जो एब्रेशन वैल्यू है 2 टाइप का होता है कि बेस कोर्स होता है, दूसरा क्या होता है? सब बेस कोर्स होता है। बेस कोर्स होता है और सब बेस कोर्स होता है। पहले क्या होता है? पहले आपका सबग्रेड होता है। सबग्रेड के बाद क्या आता है? आपका बेस कोर्स आता है। फिर क्या होता है? सब बेस कोर्स आता है। सब बेस कोर्स आएगा फिर बेस कोर्स आता है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो आप निकाल रहे हैं, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या फार्मूला? 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम अपॉन 3, ठीक है। तो बेस कोर्स के लिए कितना वैल्यू होती है? बेस कोर्स के लिए जो वैल्यू है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेस कोर्स के लिए जो एग्रीगेट एब्रेशन है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हम बात करें वहीं सरफेस कोर्स के लिए तो कितना होना चाहिए? वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पूछा हार्डनेस बताइए, तो हार्डनेस से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है तो आपको कैसे निकालना है? हार्डनेस इक्वल टू होता है जो आपने लोड अप्लाई किया है, अप्लाइड लोड या फिर लोड अप्लाइड अपॉन एरिया है ना, जो आपकी इम्प्रेशन एरिया है। तो कितना है? 250 अपॉन 25, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसको आप आसानी से निकाल लेंगे।
इसको तो हम 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन इसमें 2 से कितने मिनट टाइम लग गया, जस्ट मिनट। इसको एक्सप्लेन करने 5 मिनट का टाइम लगा। मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि हार्डनेस से क्वेश्चन आते हैं, तो इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना हार्डनेस के बारे में जो मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ द एक्शन ऑफ मूविंग लोड इज नोन एज, रेजिस्टेंस ऑफ द एक्शन ऑफ मूविंग लोड, मूविंग लोड इसको लिखा ब्रैकेट में रबिंग लिखा हुआ है। ये कहना चाहता है कि जब आपका जो व्हीकल है, जब आपका ये जो व्हीकल है, व्हीकल है, ये टायर है और ये आपका क्या है, रोड है, जब ये रोड पे चलता है, जब ये व्हीकल रोड पे चलता है तो होता क्या है, इनके बीच में, टायर और रोड के बीच में घिसाव होता है, एब्रेशन होता है, कुल मिलाकर कहते हैं क्या होता है, एब्रेशन होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द एक्शन ऑफ मूविंग लोड इज नोन एज, जो एग्रीगेट है उसमें जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा, जो मूविंग लोड क्या है आपका, जो ट्रैफिक का लोड है, ट्रैफिक उसके ऊपर जा रहा है ना, ट्रैफिक उसके ऊपर जा रहा है तो मूविंग लोड है ना, लोड तो चल रहा है, आता जाता रहता है, उसकी वजह से एग्रीगेट पे क्या आ रहा है, मूविंग लोड आ रहा है। तो उसके अगेंस्ट जो उसके अगेंस्ट जो उसकी औकात होगी, जो रेजिस्टेंस होगा, उसे क्या बोलते हैं, एब्रेशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एब्रेशन बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, एब्रेशन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट हार्डनेस, हार्डनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा आपसे पूछे सर कि टफनेस क्या होता है, टफनेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट, क्या होता है, मतलब जैसे एग्रीगेट के पार्टिकल है, एग्रीगेट के पार्टिकल फ्रैक्चर नहीं हो रहे, स्प्लिट नहीं हो रहे, दो टुकड़ों में नहीं टूट रहे हैं, इसका मतलब उसकी टफनेस बहुत ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू फ्रैक्चर है ना, रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने के अगेंस्ट उसकी कितनी रेजिस्टेंस है, वो आपका क्या होता है, टफनेस होता है। वो क्या होता है आपका, टफनेस होता है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर टफनेस के लिए क्या होता है, इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। टफनेस के लिए इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं और आपका हार्डनेस के लिए एब्रेशन टेस्ट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगला ऑप्शन आपका डक्टिलिटी दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि टूटने से पहले वो कितना इलांगेट हो रहा है। यदि हम बात करें बिटुमिन की, तो बिटुमिन की डक्टिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 75 सेंटीमीटर उसकी लेंथ इलांग होना चाहिए, यानी इलांगेशन होना चाहिए टूटने से पहले। ये आपका डक्टिलिटी होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दे सर फाउंडनेस क्या होता है, फाउंडनेस के बारे में पूछ सकता है। फाउंडनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट, क्या होता है, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग कह सकते हैं, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, मौसम में जो इफेक्ट होते हैं। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, मान लो रेनिंग हो रही है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहा है, विंड फोर्स लगेगा, इन सब की वजह से एग्रीगेट में क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं और उसके अगेंस्ट क्या हमारी रेजिस्टेंस है, वो उसकी क्या होता है, फाउंडनेस होती है। क्या होती है, फाउंडनेस। इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरे नंबर का जो आंसर था ए नंबर होगा, एब्रेशन। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे क्वेश्चन आएंगे उनको हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ द सबग्रेड ऑफ रोड इज एक्सप्रेस्ड बाय, जो रोड की स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड ऑफ रोड का जो सबग्रेड वाला पार्ट होता है, आपको इसकी स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करना है तो आप कैसे करेंगे, आपको पता है कितनी लेयर होती है। यदि हम बात करें, थोड़ा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को तो आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट रहेंगे। पहले आपका क्या होता है, नेचुरल सबग्रेड होता है। पहले क्या होता है आपका, नेचुरल सबग्रेड होता है। इसके बाद क्या आता है, कंपैक्टेड सबग्रेड आता है। कंपैक्टेड, सब कुछ मैंने क्लास में बताया है, जिन लोगों ने क्लास देखा होगा उनको पता होगा, या नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, ऐप के अंदर क्लास आपको मिल जाएगी। नेचुरल सबग्रेड, कंपैक्टेड सबग्रेड, फिर क्या होता है, सब बेस कोर्स होता है, ठीक है। नेचुरल सबग्रेड, कंपैक्टेड सबग्रेड, और फिर आपका सब बेस कोर्स होता है, फिर बेस कोर्स होता है। क्या होता है, बेस कोर्स होता है। बेस कोर्स के बाद आपका बाइंडर कोर्स आता है। क्या आता है, बाइंडर कोर्स होता है। बाइंडर कोर्स के बाद आपका क्या आता है, सरफेस कोर्स आता है। तो इस तरह की कुछ लेयर होती हैं, तो आपका जो सबग्रेड होता है, सबग्रेड में क्या होता है, सॉइल होता है। बेस कोर्स में क्या मटेरियल होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो आपका जो सबग्रेड में और बेस कोर्स में जो मटेरियल यूज अपन करते हैं, उसके लिए स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए अपन टेस्ट करते हैं CBR टेस्ट।
कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था? द स्ट्रेंथ ऑफ द सबग्रेड ऑफ रोड के सबग्रेड की स्ट्रेंथ पता करने के लिए, सबग्रेड में क्या होगा? सॉइल होगा। तो रोड के सबग्रेड की स्ट्रेंथ पता करने के लिए स्ट्रेंथ को किससे एक्सप्रेस करते हैं? सीबीआर वैल्यू से एक्सप्रेस करते हैं। किससे करते हैं भैया? सीबीआर वैल्यू से। और इन लेयर को ध्यान में रखना है, नेचुरल सबग्रेड, कंपैक्टेड सबग्रेड, सब बेस कोर्स, बेस कोर्स, बाइंडर कोर्स और सरफेस कोर्स होता है। बाइंडर कोर्स में प्राइम कोड करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम कोड करते हैं। प्राइम कोड करते हैं। आप पूछे टैग कोड कहाँ करते हैं, तो टैग कोड आप सरफेस कोर्स में करते हैं। कहाँ करते हैं? सरफेस कोर्स में करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आपका क्या होता है? फील्ड कोड होता है, फील्ड कोड होता है, ठीक है। अच्छा, सीबीआर के बारे में थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप समझ लो कि जो आपका सबग्रेड होता है, आपका जो सबग्रेड होता है, आपका जो बेस कोर्स होता है, क्या होता है? बेस कोर्स हो चाहे आपका सबग्रेड हो, इसमें जो मटेरियल यूज किए जाते हैं, इनमें जो मटेरियल यूज किए जाते हैं, यदि आपको उनकी स्ट्रेंथ निकालनी है, आपको उनकी स्ट्रेंथ निकालनी है, तो आप यूज करते हैं सीबीआर टेस्ट, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट यूज करते हैं। उसमें पेनिट्रेशन होता है दो टाइप का, एक होता है 2.5 mm में, एक होता है आपका 5 mm में। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं कि यदि आप जो सीबीआर वैल्यू निकाल रहे हैं, सीबीआर वैल्यू निकाल रहे हैं 2.5 mm में, ये जो ज़्यादा है आपका किससे? सीबीआर वैल्यू 5 mm से। तो आपको जो वैल्यू लेना है, किसको अडॉप्ट करना है? 2.5 mm में जो सीबीआर की वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू को 2.5 mm में जो सीबीआर की वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू आपको अडॉप्ट करना है। यानी अडॉप्ट सीबीआर वैल्यू एट 2.5 mm पेनिट्रेशन, अडॉप्ट सीबीआर वैल्यू एट 2.5 mm पेनिट्रेशन। मान लो कुछ ऐसा होता है कि जो सीबीआर की वैल्यू 2.5 mm में आ रही है, 2.5 mm में आ रही है, वो लेस देन है सीबीआर वैल्यू 5 mm से। क्या है? लेस देन 5 mm से। तो टेस्ट रिपीट करोगे। क्या करोगे? टेस्ट को आप रिपीट करोगे। अब रिपीट करने के बाद भी यदि ऐसी सिचुएशन आती है 5 mm वाली वैल्यू ज़्यादा आती है, तो उस केस में फिर आपको 5 mm को क्या करना होगा? एडॉप्ट करना होता है। क्या करना होता है? एडॉप्ट करना होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात कि कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और आप उनको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, फटाफट आप लोग बताइए, फटाफट आप लोग बताइए। उससे पहले हम आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे देते हैं। यदि आप सब इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सब इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास पता है कितना कम टाइम बचा हुआ। इस कम टाइम के अंदर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी, और बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए बहुत अच्छे आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, आप बोलेंगे सारे क्वेश्चन आप कहाँ से लाए हैं? सारे के सारे क्वेश्चन आपके एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के हैं, जिनको मैंने चैप्टर एंड टॉपिक वाइज करके एक बुक भी लॉन्च की है। ये बुक आपको द सिविल पॉइंट ऐप में, द सिविल पॉइंट ऐप, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से इसकी ई कॉपी भी ले सकते हैं ई बुक के फॉर्म में, और इसकी आपको हार्ड कॉपी भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि विद इन 4 to 7 डेज, डिपेंड करता है आपका एरिया किस लोकेशन में है। मैक्सिमम जो हमारे ऑर्डर होते हैं 4 डेज में डिलीवर्ड हो जाते हैं। तो आप ऑर्डर करके इस बुक को मंगा सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो 9340888429 पे आप कॉल करके अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं इस बुक के रिगार्डिंग। तो ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एस्पिरेंट को, चाहे वो कोचिंग करे या ना करे, इस बुक के क्वेश्चन लगाना तो बनता ही है, क्योंकि सब इंजीनियर के क्वेश्चन आप नहीं लगाओगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको आपको लगाना है, ठीक है। साथ में आप चाहें तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जो कि द सिविल पॉइंट ऐप में मिल जाएगा। टोटल 40 टेस्ट अवेलेबल है, जाके आप उनकी डिटेल को देख सकते हैं। इसकी भी डिटेल हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका ऑनलाइन टेस्ट है, जिसमें सब्जेक्टिव कितने होंगे, मिक्स कितने होंगे, फुल लेंथ कितने होंगे, सब कुछ यहाँ पास दिया हुआ है। कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है निष्कर्ष बैच के नाम से। उस बैच को आप ज्वाइन करके कंप्लीट कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी क्वेरी है तो आप 9340888429 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड करने के बाद ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए बैक टू क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन नंबर 4 था ना, ओके। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट? मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट, मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट का क्या पर्पज है?
हालांकि ये जो क्वेश्चन है आपका पेमेंट डिजाइन वाला क्वेश्चन है, अगले चैप्टर का है, तो वहाँ अपन डिटेल में देखेंगे, बस इसका थोड़ा आंसर देख लो। पर्पज क्या होता है मार्फल स्टेबिलिटी टेस्ट का? इसका पर्पज होता है बिटुमिन मिक्स डिजाइन के लिए, बिटुमिन मिक्स डिजाइन के लिए मार्फल स्टेबिलिटी टेस्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन हम आपको पेमेंट डिजाइन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हम उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं जिन क्वेश्चन को अभी मैंने आपको जिन कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया क्लास के अंदर, उनके क्वेश्चन को आज हम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। नेम द इक्विपमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द पेमेंट सरफेस कंडीशन। नेम द इक्विपमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द पेमेंट सरफेस कंडीशन इन टर्म ऑफ अनइवननेस इंडेक्स। हालांकि इसको मैं ज्योमेट्री डिजाइन में बताया था, फिर अगेन देखिए, उस इक्विपमेंट का नाम बताइए जो पेमेंट सरफेस की कंडीशन को मेजर करता है। किस टर्म में? अनइवननेस इंडेक्स के टर्म में। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है उस उपकरण का नाम, उस इक्विपमेंट का नाम जो पेमेंट की सरफेस की कंडीशन को बताता है, खुरदुरा है, कितने गड्ढे हैं, क्या है, वो बताता है। उसको मेजर करते हैं अनइवननेस इंडेक्स में, अनइवननेस इंडेक्स में। जैसे आपकी रोड सरफेस है, रोड सरफेस में थोड़ा बहुत गड्ढा होगा, कुछ इस तरीके के गड्ढे हैं, इस तरीके कुछ गड्ढे जो भी हैं, तो इसमें कितने टोटल गड्ढे हैं, वर्टिकल डेप्थ कितनी है, टोटल वर्टिकल जो इनकी डेप्थ है कितनी है, इसको आपको निकालना होता है। क्यूमुलेटिव मेजर ऑफ वर्टिकल अंडुलेशन ऑफ द पेमेंट सरफेस। हम क्या करते हैं, टोटल जितनी भी डेप्थ है वर्टिकल उसको मेजर कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। और गुड पेमेंट की यदि हम बात करें तो गुड पेमेंट के केस में हमारी पेमेंट बहुत अच्छी है तो 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमारा अनइवननेस है, यानी जो खुरदुरापन है, 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 1 किलोमीटर में जितने भी गड्ढे हैं उनकी वर्टिकल डेप्थ को निकालते हैं और उसको जोड़ेंगे, क्यूमुलेटिव करेंगे, है ना, जोड़ेंगे, तो आपका 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसके लिए? गुड पेमेंट के लिए, गुड पेमेंट, गुड पेमेंट नहीं, गुड पेमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या यूज करते हैं? बम्प इंटीग्रेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भैया? बम्प इंटीग्रेटर यूज करते हैं, बम्प इंटीग्रेटर यूज करते हैं। बम्प इंटीग्रेटर की वैल्यू पता है आपको क्या होती है? बम्प इंटीग्रेटर की जो वैल्यू होती है मैं आपको बता देता हूं यहाँ पास। जो आपका बम्प इंटीग्रेटर होता है कितना होता है? 630 IRI की पावर 1.12 होता है। पूछा नहीं गया बट पूछ सकते हैं कई बार, तो 630 IRI की पावर 1.2 होता है। अब ये क्या होता है? IRI इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स, रफनेस इंडेक्स। व्यापम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, या फिर किसी भी एग्जाम में आप देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स, ये फार्मूला पता हो गया आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बन जाएगा ना कि पेमेंट सरफेस कंडीशन के लिए बम्प इंटीग्रेटर का यूज किया जाता है। और हमारी जो गुड पेमेंट होती है उसका जो ए वैल्यू होता है, अनइवननेस इंडेक्स होता है, जो 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटुमिन ऑफ ग्रेड 60/70 मीन्स। जो आपका बिटुमिन होता है, बिटुमिन जो कहाँ से मिलता है आपको? पेट्रोलियम से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है, क्रूड पेट्रोलियम से मिलता है ना। जो लास्ट वाला प्रोडक्ट होता है ना डिस्टिलेशन के बाद, वो आपका बिटुमिन होता है। उसका जो ग्रेड है 60/70, इसका मतलब क्या होता है क्या? अब इसके बारे में, बिटुमिन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि क्लास में मैंने बताया था बिटुमिन क्या होता है आपका, स्टिकी होता है ना, कलर में क्या होता है? ब्लैक कलर होता है। और इसकी जो विस्कोसिटी होती है, हाई विस्कोसिटी होती है, हाई विस्कोसिटी होती है, ये आपको प्रॉपर्टी पता है। अब हमें चेक करना है ग्रेड ऑफ बिटुमिन, ग्रेड ऑफ बिटुमिन चेक करना है, तो हम करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट। क्या करते हैं? पेनिट्रेशन टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे। पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए करते हैं? बिटुमिन की ग्रेड पता करने के लिए। ग्रेड ऑफ बिटुमिन, बिटुमिन की ग्रेड को पता करने के लिए पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इसकी जो वैल्यू है किसी मेजर करते हैं? ये जो इसका यूनिट होता है ना, यूनिट क्या होता है? वैल्यू, वैल्यू ऑफ mm/10 होता है, वैल्यू ऑफ mm/10 होता है, वैल्यू ऑफ mm/10 होता है, मैंने बताया था आपको।
अब इसके अंदर क्या होगा, जो 60, यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या है आपसे, 60/70 का मतलब क्या है, 60/70 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक्चुअली जो अरेंजमेंट होता है ना, उस अरेंजमेंट में एक निडल लगी होती है जिसका वेट 100 ग्राम होता है और उसमें मार्किंग होती है। वो क्या होती है, पेनिट्रेट होती है किसके अंदर, बिटुमिन के अंदर पेनिट्रेट होती है। बिटुमिन को एक कंटेनर में भर लेते हैं, उसके अंदर पानी होता है, फिर बिटुमिन होता है और निडल अभी क्या होती है इसके अंदर पेनिट्रेट होगी, क्या होगी, पेनिट्रेट होगी। तो 5 सेकंड तक निडल को पेनिट्रेट करवाते हैं, 5 सेकंड तक फ्री फार्म करते हैं। वो कितना पेनिट्रेट हो गई, मान लीजिए जो पेनिट्रेट हुई है 60 to 70 रेंज के बीच, अपन कह सकते हैं जो ग्रेड ऑफ बिटुमिन है 50 to 70 है, ये क्या हो जाएगा 6 mm to 7 mm, कितना हो जाएगा 6 mm to 7 mm, क्योंकि यूनिट क्या होती है, वैल्यू आप mm/10, 10 से आपको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 mm to 7 mm। फिर सुन लीजिए जो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है ग्रेड ऑफ बिटुमिन के लिए डिफाइन किया जाता है कि हमारा किस ग्रेड का बिटुमिन है, किस ग्रेड का बिटुमिन है। फिर अपन क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट होता है, उसमें एक निडल होती है 100 ग्राम की, उसको बिटुमिन के अंदर पेनिट्रेट करवाया जाता है 5 सेकंड तक। वो कितना पेनिट्रेट होती है, जितना पेनिट्रेट होगी वह उसी ग्रेड का बिटुमिन होता है, उसी ग्रेड का बिटुमिन होता है। ये चीज़ पता हो गई। तो मान लीजिए 60 to 70 की रेंज में पेनिट्रेट हुई तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6 mm to 7 mm, 6 mm to 7 mm। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 6 mm to 7 mm, 6 mm to 7 mm। अच्छा, अब ये जो ग्रेड ऑफ बिटुमिन मैंने बताया, ग्रेड ऑफ बिटुमिन डिफाइन करता है। अब इसको कहाँ यूज करेंगे, जो 60 to 70 के रेंज में होता है, 50 to 70 जो ग्रेड है, ग्रेड ऑफ बिटुमिन क्या है 50/70, इसका अपन यूज करते हैं पेविंग ग्रेड, पेविंग ग्रेड के लिए। पेविंग ग्रेड क्या है, दो टाइप के ग्रेड ऑफ बिटुमिन होते हैं, होता है पेविंग ग्रेड ऑफ बिटुमिन, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑफ बिटुमिन। पेविंग ग्रेड ऑफ बिटुमिन वो होता है जो आपके रोड कंस्ट्रक्शन में या फिर आपका एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में जो बिटुमिन यूज किए जाते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में, एयरपोर्ट या फिर एयरफील्ड के कंस्ट्रक्शन में जो बिटुमिन यूज होते हैं उसे बोलते हैं पेविंग ग्रेड बिटुमिन। इंडस्ट्रियल ग्रेड बिटुमिन क्या होता है, ऐसा बिटुमिन जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। वाटर प्रूफिंग स्ट्रक्चर मान लो बनाना है आपको, वाटर प्रूफिंग स्ट्रक्चर बनाना है या फिर इंडस्ट्रियल फ्लोर बनाना है, इंडस्ट्रियल फ्लोर बनाना है, उस केस में जो आपका यूज होता है इंडस्ट्रियल ग्रेड बिटुमिन होता है। पेविंग ग्रेड बिटुमिन क्या होता है, जो रोड में यूज होता है, ठीक है, पेविंग ग्रेड बिटुमिन। तो 50/70 आपका क्या होता है, पेविंग ग्रेड बिटुमिन होता है, पेविंग ग्रेड बिटुमिन होता है। मान ली एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैं क्वेश्चन पूछना, आप लोग बताइए। मान लो जो पेनिट्रेशन लो होता है, लो पेनिट्रेशन हो रहा है, लो पेनिट्रेशन हो रहा है, तो इसको कहाँ यूज करें, कोल्ड वेदर में यूज करेंगे, कोल्ड एरियाज में कि वार्म एरियाज में, यानी हॉट एरियाज में। या फिर मान लीजिए हाई पेनिट्रेशन हो रहा है, हाई पेनिट्रेशन हो रहा है, हाई पेनिट्रेशन हो रहा है, तो इसको कहाँ यूज करेंगे, फटाफट बताइए आप लोग कमेंट करके। लो पेनिट्रेशन हो तो कहाँ यूज करेंगे, हाई पेनिट्रेशन हो तो कहाँ यूज करेंगे। भैया हाई पेनिट्रेशन हो रहा है तो आपको कोल्ड वेदर में यूज करना होगा। कहाँ यूज करेंगे, कोल्ड वेदर में, क्योंकि कोल्ड वेदर के अंदर ऑलरेडी विस्कोसिटी कम हो जाती है। लो पेनिट्रेशन हो रहा था आपको वार्म एरियाज में, वार्म एरियाज में यूज करना होगा, वार्म एरियाज में जहाँ मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है या फिर हॉट वेदर है वहाँ यूज करते हैं, क्योंकि उस केस में लो पेनिट्रेशन में विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत विस्कोसिटी क्या हो जाए, कम हो जाएगी, तो इसको अपन आसानी से स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे हो गए होंगे आई थिंक बिटुमिन के बारे में, ठीक है। बिटुमिन के बारे में मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी है, ठीक है। बिटुमिन की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है, तो उसको विस्कोसिटी कम करने के लिए अपन कुछ सॉल्वेंट मिलाते हैं, कुछ सॉल्वेंट मिलाते हैं। यदि आप सॉल्वेंट मिला देंगे तो फिर बोलते हैं कटबैक बिटुमिन। क्या बोलते हैं, कटबैक बिटुमिन, ठीक है, कटबैक बिटुमिन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। द IF कोड यूज टू परफॉर्म अ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। IF कोड का नाम बताओ जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। हमेशा आपको जब भी आप क्वेश्चन लगाया करिए किसी बुक से, किसी टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करें, तो आपको आसपास से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर इतनी सारी बताई चीज़ें ना, आपको खुद को पता होनी चाहिए, तब तो आप मानो कि मैंने बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। केवल ऑप्शन को रट्टा मारने से काम नहीं होता, क्वेश्चन ने कॉन्सेप्ट आसपास के सारे पता होना चाहिए। द IF कोड यूज टू परफॉर्म अ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करना है तो IF 21 यानी 2131
2131 किसके लिए होता है? पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए होता है, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ सॉइल, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ सॉइल के लिए कौन यूज होता है? इंडियन स्टैंडर्ड 2131। इसका आंसर तो यही हो जाएगा। अब बोलेंगे सर आपका जो 2720 होता है कहाँ यूज होता है? भैया ये होता है सॉइल का जब टेस्ट करते हैं, मेथड टेस्ट ऑफ सॉइल, सॉइल का जब आप टेस्ट करते हैं ना, मेथड टेस्ट ऑफ सॉइल। अब कौन कौन से मेथड होता है सॉइल को टेस्ट करने के लिए? आप मान लीजिए सॉइल की पीएच वैल्यू आप निकाल रहे हो, आप सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हो, सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हो, सॉइल में केमिकल कंटेंट आप निकाल रहे हो, केमिकल कंटेंट निकाल रहे हो, या फिर कुछ और मान लीजिए आप टेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो कोड यूज होता है किस कोड के बेस पे होता है? इंडियन स्टैंडर्ड 2720। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अच्छा, आपका जो 2386 है 2386, ये कहाँ यूज होता है? मेथड टेस्ट ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट के जितने भी मेथड होते हैं टेस्ट करने के लिए, मेथड टेस्ट ऑफ एग्रीगेट, जो कि मैंने क्लास में आपको बताया था, तो उसके लिए जो कोड यूज होता है 2386। इंडियन स्टैंडर्ड 456 किसके लिए यूज होता है? ये भैया आरसीसी में यूज होता है। किसके लिए होता है? आरसीसी के लिए। आप इसको नोट्स में लिख लीजिए, या आप नोट्स में नहीं लिखे हुए हैं तो मैंने क्लास के अंदर इन पॉइंट को नहीं बताया था जनरली डिटेल में, तो आप इनको चाहें तो लिख लेना अपने नोट्स के अंदर। 2720 जो होता है मेथड टेस्ट ऑफ सॉइल के लिए होता है ना, मेथड टेस्ट ऑफ सॉइल के लिए होता है, जिसमें पीएच वैल्यू आप निकालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते हैं, केमिकल कंटेंट करते हैं, और बहुत सारे टेस्ट होते हैं आपके। 2131 होता है पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ सॉइल के लिए, मेथड टेस्ट ऑफ एग्रीगेट के लिए होता है 2386, और आरसीसी के लिए होता है 456। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज प्रीफर्ड इन लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ वेदरिंग एग्रीगेट ऑफ रोड? उस टेस्ट का नाम बताइए जो वेदरिंग ऑफ एग्रीगेट को फाइंड आउट करता है लेबोरेटरी के अंदर। रोड के अंदर आप एग्रीगेट यूज कर रहे हैं और आप उसका वेदरिंग टेस्ट करते हैं, तो वेदरिंग टेस्ट के लिए, वेदरिंग टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि आपका वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होता है, वर्षा होती है या फिर नहीं होती है, विंड फोर्स लगता है या नहीं लगता है, इन सब की वजह से क्या इफेक्ट आएगा, इसके लिए जो अपन टेस्ट करते हैं कौन सा टेस्ट होता है? फाउंडनेस टेस्ट होता है। मैंने पहले बताया है कौन सा टेस्ट होता है? फाउंडनेस टेस्ट होता है। जितनी चीज़ें मैंने बताई थी वहाँ पे क्वेश्चन ही बने हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग। फाउंडनेस टेस्ट करते हैं एग्रीगेट की वेदरिंग रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए, वेदर का जो इफेक्ट होगा उसके अगेंस्ट पर क्या रेजिस्टेंस है, उसके लिए करते हैं फाउंडनेस टेस्ट। अब ये कहाँ करते हैं भैया? लेबोरेटरी में करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, लेबोरेटरी में करते हैं। फाउंडनेस टेस्ट करने से जो हमारी एग्रीगेट की ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी पता चल जाती है। क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी कम कैसी होती है? मान लीजिए वेदर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसकी वजह से आपका एग्रीगेट क्या होता है? डिटेरियोरेट होता है, उसकी वजह से क्या होगा? एग्रीगेट की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपको चेक करना होगा फाउंडनेस टेस्ट, ठीक है। फाउंडनेस टेस्ट करने के लिए दो टाइप के हमें लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमें सोडियम सल्फेट चाहिए होता है, सोडियम सल्फेट, दूसरा हमको मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए होता है। एक तो सोडियम सल्फेट, दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट। इसके अंदर क्या करते हैं? एग्रीगेट का कुछ सैंपल लेते हैं, फिर डुबो देते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर हम चेक करते हैं कितना हमारा एग्रीगेट के वेट में कमी आई। यदि आप सोडियम सल्फेट ले रहे हैं तो एग्रीगेट का जो वेट होता है, लॉस इन वेट, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप मैग्नीशियम सल्फेट में डुबोए हैं तो जो लॉस इन वेट है, जस्ट अ मिनट गाइज, लॉस इन वेट में जो कमी आई है वो 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो फाउंडनेस टेस्ट होता है ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है, यानी वेदर के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको पता करने के लिए होता है। इसके लिए दो टाइप के लिक्विड यूज होते हैं, तो सोडियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट। यदि आप एग्रीगेट को कुछ टाइम के लिए सोडियम सल्फेट में डुबो करके चेक करते हैं, है ना, उसके इफेक्ट को, तो उसमें जो वेट में कमी आती है वो 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मैग्नीशियम सल्फेट में करेंगे तो 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। अच्छा, क्रशिंग टेस्ट किसके लिए करते हैं?
स्ट्रेंथ पता करने के लिए, एग्रीगेट आपका है, एग्रीगेट का स्ट्रेंथ पता करने के लिए। इम्पैक्ट टेस्ट किसके लिए करते हैं भैया? इम्पैक्ट टेस्ट बताया कोई आप लोगों में से? टफनेस के लिए, टफनेस के लिए इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। एब्रेशन टेस्ट करते हैं हार्डनेस के लिए, एब्रेशन टेस्ट करते हैं हार्डनेस के लिए। ये सारे वैल्यू आपको पता होने चाहिए। इनके बारे में, इसके लिए मैंने एक लिस्ट बताई थी बेस कोर्स और सब बेस कोर्स के लिए इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो आपको भी पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। तो क्रशिंग टेस्ट के लिए क्रशिंग टेस्ट करते हैं स्ट्रेंथ पता करने के लिए, इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं टफनेस पता करने के लिए, एब्रेशन टेस्ट करते हैं हार्डनेस के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 383/1970 1970 द क्रशिंग वैल्यू ऑफ एन एग्रीगेट यूज्ड टू पेमेंट कंक्रीट पेमेंट शुड नॉट एक्सीड। आप क्रशिंग वैल्यू क्या है? स्ट्रेंथ जब आप चेक करते हैं, है ना, स्ट्रेंथ चेक करते हैं, उसके लिए जो क्रशिंग वैल्यू आती है, क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट है, पेमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट कैसे निकालते हैं, प्रोसीजर पता है ना आपको, मैंने बताया था, नहीं पता है नोट्स में जाके देखना, पीपीटी अपलोड होगी क्लास के अंदर, ठीक है। इसमें क्या, क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट दो टाइप का होता है, एक तो आपका बेस कोर्स होता है, बेस कोर्स, एक होता है आपका सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स बेस कोर्स से ऊपर होता है, ठीक है, सरफेस कोर्स बेस कोर्स से ऊपर होता है। तो आप ये बताइए कि वैल्यू बेस कोर्स के लिए इसका जो वैल्यू है ना आपका, किसका, क्रशिंग वैल्यू, वो 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और सरफेस कोर्स के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सरफेस कोर्स के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 383/1970 द क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट यूज टू कंक्रीट पेमेंट, यानी बेस कोर्स की बात कर रहा है तो 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन टैग कोट बिटवीन यूज्ड एट द रेट ऑफ, टैग कोट के अंदर जो बिटवीन किस रेट से यूज होता है, टैग कोट के अंदर बिटवीन किस रेट से यूज होता है। टैग कोट होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका बिटवीन, आपने बिटवीन की रोड बनाई है, पहले आप एक बार बिटवीन स्प्रेड कर चुके हैं, बिटवीन सरफेस हो सकता है, बिटवीन सरफेस हो सकता है, या फिर सीमेंट कंक्रीट की रोड है, सीमेंट कंक्रीट की रोड है, या फिर वाटर बाउंड मैकेनिज्म रोड है। आप इसके अंदर मान लीजिए बिटवीन स्प्रेड करते हैं, बिटवीन स्प्रेड करते हैं, है ना, तो जो बिटवीन आप स्प्रे करेंगे, जो आप बिटवीन स्प्रे करते हैं, है ना, हाई विस्कोसिटी का बिटवीन लेते हैं, गर्म करते हैं, फिर स्प्रेड करते हैं, वही आपका टैग कोट होता है। तो जनरली जो स्प्रेड करने का रेट होता है ना 0.49 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से लेकर के 0.98 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, 0.49 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से लेकर के 0.98 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के रेट में होता है। बिटवीन टैग कोट के लिए बिटवीन को स्प्रे किया जाता है, हाई विस्कोसिटी का बिटवीन होता है, थोड़ा हार्ड करेंगे, गर्म करेंगे, फिर उसको क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं सरफेस के ऊपर, चाहे वाटर बाउंड मैकेनिज्म रोड हो, सीमेंट कंक्रीट रोड हो, फिर बिटवीन के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सरफेस हो, कुछ भी हो सकता है। तो किस रेट से करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है बिटवीन जो आप स्प्रे करने वाले हैं वो किस रेट से करेंगे, 0.49 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से लेकर के 0.98 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के रेट से स्प्रे करते हैं। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन लाई नहीं कर रहा है, या तो 5 वाला भी नहीं होगा, 1 वाला भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर सकते हैं, 0.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर बिटवीन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर बिटवीन इज द रेंज ऑफ, जो प्योर बिटवीन होता है, प्योर बिटवीन को चेक करने के लिए क्या तरीका होता है, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर कार्बन सल्फाइड के अंदर हमारा जो बिटवीन है पूरी तरीके से फेल्यूबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फेल्यूबल होना चाहिए। किसके अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन सल्फाइड के अंदर बिटवीन पूरी तरीके से फेल्यूबल होना चाहिए। बिटवीन की जो प्योरिटी है 99% ली जाती है, 99%। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है, प्योर बिटवीन में कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो प्योर बिटवीन होता है ना उसका कितना होता है, आप लोग बताएंगे। 0.97 से 1.02 ये किसका होता है,
ये आपका प्योर बिटुमिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। 1.10 से लेकर के 1.29 होता है, 1.10 से लेकर के 1.29 एस्फाल्ट का होता है, एस्फाल्ट का। मान लीजिए ये वाला ऑप्शन भी दिया तो करेक्ट माना जाएगा। तो प्योर बिटुमिन का होता है 0.97 से 1.02, एस्फाल्ट का होता है 1.10 से 1.29 या 1.25। ठीक है। प्योर बिटुमिन क्या होता है? ऐसा बिटुमिन जो कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन सल्फाइड के अंदर घुल जाए। अच्छा, एस्फाल्ट क्या होता है भैया? एस्फाल्ट क्या होता है? एस्फाल्ट इक्वल टू होता है आपका बिटुमिन प्लस इसके अंदर सैंड होता है, प्लस क्या होता है? एग्रीगेट होता है। ये आपका एस्फाल्ट होता है। जैसे कंक्रीट के अंदर क्या होता है? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वैसे एस्फाल्ट के अंदर बिटुमिन होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है। बिटुमिन के अंदर सैंड एंड एग्रीगेट मिला देने से इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक टर्म आता है टार। आपको पता चल गया बिटुमिन क्या होता है, आपको पता चल गया बिटुमिन क्या होता है, आपको पता चल गया एस्फाल्ट क्या होता है। ठीक है, आपको पता चल जाए टार क्या होता है। तो टार क्या होता है? देखो, बिटुमिन क्या होता है? पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम का जब डिस्टिलेशन करते हैं तो पहले प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल निकलता है। उसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? बिटुमिन होता है। एस्फाल्ट क्या होता है? बिटुमिन, सैंड प्लस एग्रीगेट, है ना, एग्रीगेट। क्या होता है? लास्ट वाला बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। टार क्या होता है? आप क्या करो, आप कोल ले लो या फिर वुड ले लो। इसको क्या करो? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपका O2 अनुपस्थित है। क्या है? एब्सेंस है, उपस्थित नहीं है। यानी कोयले को या फिर लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आप गर्म कर दो, क्या कर दो? हीट कर दो। तो जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा आपको टार होता है। क्या होता है? टार होता है। क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया, क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने डिस्कस किया। कोल या वुड को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आप गर्म कर दो, जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो टार होता है। कटबैक बिटुमिन क्या होता है? एक क्वेश्चन आ सकता है, कटबैक बिटुमिन क्या होता है? कटबैक बिटुमिन का मतलब होता है कि बिटुमिन में आपने क्या किया, बिटुमिन की विस्कोसिटी को कम करने के लिए कोई आपने सॉल्वेंट मिला दिया, है ना, कोई प्रोडक्ट आपने मिला दिया जो बिटुमिन की विस्कोसिटी को कम कर रहा है, वो आपका कटबैक बिटुमिन होता है। इमल्सन बिटुमिन क्या होता है? इमल्सन बिटुमिन कुछ नहीं होता, बिटुमिन में आप वाटर मिला दो, बिटुमिन में क्या मिला देते हैं? वाटर, वो आपका इमल्सन बिटुमिन होता है। थोड़ा सा इसमें इमल्सीफायर भी मिलाया जाता है। इमल्सीफायर क्या होता है? सस्पेंडेड फॉर्म ऑफ बिटुमिन, है ना, 0.5% होता है। कितना होता है? 0.5%। 50% होता है, रिमेनिंग वाटर होता है, थोड़ा सा इमल्सीफायर होता है। ये इमल्सन बिटुमिन की बात हो गई। वैल्यू चेक कर लेना, आई थिंक इतना ही होता है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, आपको बिटुमिन के बारे में पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन? रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? आपको पता है स्टोन जो होता है ना, स्टोन कहाँ यूज कर सकते हैं अपन? रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। स्टोन कहाँ होता है? रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो उसमें लोड आता है ना स्टोन के अंदर, तो उसमें वियर होता है ना, क्या होता है? वियर होता है। उस वियर के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं भैया? एट्रिशन टेस्ट करते हैं। रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन, रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन, किस रेट से स्टोन का वियर हो रहा है? रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन, रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन, उस स्टोन का जिसका रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया है। तो वियर पता करना है तो इसके लिए क्या करिए? एट्रिशन टेस्ट करते हैं, एट्रिशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या पता करते हैं एट्रिशन टेस्ट करके? हम ये पता करते हैं कि रजिस्टिंग पावर क्या है स्टोन की अगेंस्ट जो लोड उसके ऊपर आ रहा है, जो आपका ग्राइंडिंग लोड आ रहा है ना, ट्रैफिक लोड आ रहा है। देखो, एट्रिशन टेस्ट करके उसकी हम पावर को पता करेंगे। क्या उसमें पावर? रजिस्टिंग पावर पता करते हैं कि जो लोड उसमें ट्रैफिक लोड आ रहा है उस स्टोन के अंदर, उसके अगेंस्ट उसकी रजिस्टिंग पावर क्या है, उसके लिए एट्रिशन टेस्ट करते हैं। परसेंटेज आपको वियर निकालना है, बीएमसी में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है?
लाफ इन वेट अपॉन इनिशियल वेट इंटू 100, इनिशियल वेट इंटू 100 कितना वैल्यू होना चाहिए गुड स्टोन के लिए? गुड स्टोन के लिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वियर की वैल्यू कितने % वियर होता है गुड स्टोन के लिए, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। इम्पैक्ट टेस्ट किसके लिए करते हैं? टफनेस के लिए। एब्रेशन टेस्ट किसके लिए करते हैं? हार्डनेस के लिए। क्रशिंग टेस्ट स्ट्रेंथ के लिए। एट्रिशन टेस्ट वियर के लिए। क्रशिंग टेस्ट स्ट्रेंथ के लिए, एट्रिशन टेस्ट वियर के लिए, इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस के लिए, एब्रेशन टेस्ट हार्डनेस के लिए। ये पता होना चाहिए आपको। अब ऐसा नहीं है आप लोग जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे ना बोलेंगे सर आप तो केवल क्वेश्चन करवाते हो। नहीं भैया, हम केवल क्वेश्चन नहीं करवाते, इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट यूजफुल हैं जो कि जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं प्रॉपर पीपीटी के फॉर्म में आपको करवाए गए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर इसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाना होता है सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद। केवल क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इसी तरीके से आपको आसपास के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप एग्जाम में कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, कुछ नहीं बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैच तो द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आप बैच ज्वाइन करके बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो हमारा नंबर है आपके पास 9340888429, इसमें कॉल करिए, टीम आपसे बात करेगी, प्रॉपर एक्सप्लेन करेगी। जो भी आपकी क्वेरी है आप हमसे भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं जब हम फ्री रहते हैं, तो डिस्कस करके आप बैच ज्वाइन करके बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ बिटवीन रिंग एंड बॉल ऑफ लेटफ इज यूज्ड? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ बिटवीन के बहुत सारे टेस्ट आप करते हैं, है ना, उनकी प्रॉपर्टी को पता करने के लिए, है ना, उनकी प्रॉपर्टी को पता करने के लिए। तो ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके अंदर रिंग एंड बॉल ऑपरेटर यूज होता है? रिंग एंड बॉल ऑपरेटर यूज होता है, आप बताएंगे ऐसा कौन सा टेस्ट है? फटाफट बताइए, ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके अंदर ये वाला यूज होता है? देखो, आपका जो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है इसके अंदर क्या होता है? पेनिट्रेशन टेस्ट में लास्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली बनते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए अपन क्या यूज करते हैं? पेनिट्रोमीटर यूज करते हैं, ये आपको पता है। सॉफ्टेनिंग पॉइंट के लिए अपन यूज करते हैं रिंग एंड बॉल ऑपरेटर, रिंग एंड बॉल ऑपरेटर। रिंग एंड बॉल ऑपरेटर। विस्कोसिटी के लिए एक आरफिस टाइप का कुछ रहता है, आरफिस टाइप का कप रहता है ना। फ्लैश एंड फायर पॉइंट कैसे पता चलते हैं इसको हम बताएंगे अभी। तो पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं पेनिट्रोमीटर से। पेनिट्रेशन टेस्ट पे 2 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो आपका 30 to 40 ग्रेड का होता है ना, ये पेनिट्रेशन टेस्ट क्या पता चलता है? पेनिट्रेशन टेस्ट से आपको ग्रेड ऑफ बिटवीन पता चलता है। ग्रेड ऑफ बिटवीन किस ग्रेड का बिटवीन है? ठीक है, ग्रेड ऑफ बिटवीन। आपने ग्रेड ऑफ बिटवीन निकाला 30 to 30/40, जिसका अपन यूज करते हैं हार्ड क्लाइमेट में। कहाँ यूज करते हैं? हार्ड क्लाइमेट में। यदि हम बात करें आपका 80/100 का हम करते हैं कोल्ड क्लाइमेट में। कहाँ करते हैं? कोल्ड क्लाइमेट में यूज करते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में। ये पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में इतना पता होगा। सॉफ्टेनिंग पॉइंट टेस्ट क्या होता है? एक्चुअल में हमें देखना चाहते हैं कि जो हमारा बिटवीन है टेम्परेचर के लिए कितना ससेप्टिबल होता है, कितना ससेप्टिबल होता है। इसके लिए रिंग एंड बॉल ऑपरेटर यूज किया जाता है। अब रिंग एंड बॉल ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा आप सीख लो। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, जो रिंग एंड बॉल ऑपरेटर किसके लिए होता है? सॉफ्टेनिंग पॉइंट के लिए होता है। सॉफ्टेनिंग टेस्ट ऑफ बिटवीन, पेन नहीं चल रहा, देखिए सॉफ्टेनिंग टेस्ट ऑफ बिटवीन। इसके लिए जो आपका बाल होता है ना, बाल यूज की जाती है। बाल का जो डायमीटर होता है 0.95 सेंटीमीटर होता है। बाल का डायमीटर क्या होता है? 0.95 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, कुछ सिस्टम ऐसा होता है कि हाँ वाल आप रख देते हैं, नीचे टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं। तो हम देखते हैं किस टेम्परेचर पर हमारा जो वाल है, किस टेम्परेचर पे जो वाल है विटामिन के अंदर आ जाता है। नीचे विटामिन भरा हुआ है, ऊपर वाल रखी है, तो किस टेम्परेचर पर ये विटामिन इसके नीचे आ जाता है, विटामिन के अंदर हमारी वाल आ जाती है। जो वाल है ना किस टेम्परेचर पे आ जाती है, वही आपका सॉफ्टेनिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? सॉफ्टेनिंग पॉइंट होता है। तो टेम्परेचर के लिए कितना ससेप्टिबल है ना, इसके लिए अपन करते हैं रिंग एंड बॉल ऑपरेटर के थ्रू सॉफ्टेनिंग पॉइंट टेस्ट। बाल का डायमीटर होता है 0.95 सेंटीमीटर।
अच्छा, इसमें कितने टेम्परेचर होता है ना, जो ऑब्टेनिंग पॉइंट होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस। जो ऑब्टेनिंग पॉइंट होता है बिटवीन का वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 70 डिग्री सेल्सियस किस टेम्परेचर पर हमारा बिटवीन फाफ्ट हो जाता है वो आपका ऑब्टेनिंग पॉइंट होता है ना। अब इसको लिए आपका जो रेंज है 35 से 70 आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। तो मैंने पेनिट्रेशन के बारे में बताया, ऑब्टेनिंग पॉइंट के बारे में बता दिया। अच्छा, विस्कोसिटी टेस्ट क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। विस्कोसिटी क्या होता है? लिक्विड यानी बिटवीन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बिटवीन को फ्लो होने से रोकती है, या फिर लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो लिक्विड को फ्लो होने से रोकती है, विस्कोसिटी होती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो पता करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो पता करते हैं विस्कोसिटी टेस्ट से, ठीक है। जो बिटवीन का विस्कोसिटी तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना तो बहुत कम होना चाहिए। एक क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा फ्लैश एंड फायर पॉइंट के बारे में, फ्लैश एंड फायर पॉइंट के बारे में। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, फ्लैश एंड फायर पॉइंट। फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होता है भैया? फ्लैश एंड फायर पॉइंट इसके लिए जो यूज करते हैं ऑपरेटर, तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको, पेम्स्की क्या होता है? पेम्स्की ऑपरेटर होता है, पेम्स्की ऑपरेटर, पेम्स्की ऑपरेटर होता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट के लिए। आपका जो बिटवीन का वेपर है, बिटवीन का वेपर जिस टेम्परेचर पर बर्न करने लग जाए, फायर होने लग जाए, जलने लग जाए, बिटवीन का वेपर, वो आपका क्या होता है? फायर पॉइंट होता है। क्या होता है? फायर पॉइंट होता है। और जिस टेम्परेचर पर आपका बिटवीन जलने लग जाए वो फ्लैश पॉइंट होता है। यदि हम बात करें मिनिमम फ्लैश पॉइंट इन पेमेंट कंस्ट्रक्शन जो बिटवीन का होना चाहिए, यानी पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए जो बिटवीन यूज किया जा रहा है उसका जो मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम फ्लैश पॉइंट, मिनिमम फ्लैश पॉइंट उस बिटवीन का जिसका यूज कहाँ किया जा रहा है? पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। सब कुछ आपको बुक में मिल जाएगा डिटेल सोल्यूशन में, डोंट वरी। तो मिनिमम फ्लैश पॉइंट उस बिटवीन का जिसका पेमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा रहा है 175 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 175 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि देखो आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो बिटवीन होता है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो विस्कोसिटी कम करके यानी उसको हीट करके ही हम उसको स्प्रेड करते हैं रोड में, ठीक है, जब पेमेंट बनाते हैं। तो हम किस में करते हैं पता है ना आपको? 125 से लगभग लेकर के 175 डिग्री पे गर्म करते हैं। एवरेज 125 से लेकर के 175 के बीच अपन हीट करते हैं। अब मान लो 175 में आपका जो बिटवीन जलने लग गया, फिर क्या काम? कुछ नहीं कर सकते आप। तो इसलिए बिटवीन का जो फ्लैश पॉइंट है 175 डिग्री सेल्सियस, 175 डिग्री सेल्सियस से पहले नहीं जलना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं और इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। रिमेनिंग जो भी चैप्टर आपका बाकी है पेमेंट डिजाइन उसको भी करेंगे और उसके साथ उसके भी क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपकी जो भी क्वेरी है आप अपने क्वेरी के लिए हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि पहली बार आप यूट्यूब चैनल पे आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब इंजीनियर का जो सब इंजीनियर ओरिएंटेड चैनल है ना अपना, ये द सिविल पॉइंट है। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वीडियो लेक्चर होते हैं, प्रैक्टिस सेशन होते हैं, सब कुछ आते रहते हैं। ये हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। यदि आपको लगता है हमें टेक्निकल लेना है, नॉन टेक लेना, जो कुछ भी आपको लेना है ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। न्यू निष्कर्ष बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट फ्री ले सकते हैं, ई बुक ले सकते हैं, जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। यहाँ हम आपको 3 नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं कई बार, तो नंबर बिजी रहते हैं। जब नंबर बिजी रहते हैं इनमें से किसी नंबर पे आप ट्राई करेंगे तो किसी में कॉल लग जाएगा और टीम आपसे बात करेगी, प्रॉपर आपको जो भी क्वेरी होगी रिजॉल्व करेगी। तो इसके लिए बैच आपको ज्वाइन करना है, फिर कोई आपको बुक लेना है या फिर टेस्ट फ्री ज्वाइन करना है, कुछ भी चाहिए आपको तो द सिविल पॉइंट आप ऐप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिए। बहुत अच्छे से तैयारी करिए, आपके एग्जाम टाइम पे होगा, टाइम बहुत कम है। इस टाइम का यूटिलाइज करिए और इस टाइम को यूटिलाइज करके अपने सफलता के लिए, सफलता आपको कैसे मिलेगी? जब टाइम यूटिलाइज करेंगे। टाइम कहाँ यूटिलाइज करेंगे? पढ़ने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, टेस्ट लगाने में। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।